कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बताया था ना आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन कौन नहीं देगा? जो कोवेलेंट बॉन्डेड है, जो शेयरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल तरीके से समझो, अगर आपके पास दो बुक्स है, आप क्या करोगे? एक बुक किसी को दे दोगे। मानो आपके पास एक ही बुक है और दोनों शेयर कर रहे हो, दोगे क्या? समझा डिफरेंस? आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में किसी के पास एक्स्ट्रा रहेगा तो आदित्य को दे देना। ठीक है, समझा क्या? पक्का? हाँ, एक ही बुक है, दो लोग शेयर कर रहे हैं, आयोनाइज ही नहीं कर सकते, है ही नहीं साला, एक ही दोनों में है। कहाँ से दोगे? आविष्कार है, आविष्कार के पास दो दो चीजें होगी, एक दो बुक हो रहे तो एक दे देगा, पॉसिबल है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आयनिक, दैट इज व्हाट आयनिक, एंड आयनिक स्टैंड्स फॉर, सॉरी, आई स्टैंड्स फॉर आयनिक। अब ये नॉन डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल्स है, यू कैनॉट डिसोसिएट C12H22O11 as C12 plus H22 plus O11 माइनस, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चाहिए तो आप डिसोसिएशन करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से समझ में आ जाएगा, सब क्या है? नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो बार बार पूछे जाते। शुगर मोस्टली कोवेलेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसमें से स्टार्च कोई सोल्यूशन नहीं बनाता है। ठीक है, देन व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वेपर प्रेशर लोअरिंग, दोनों में भी वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअर होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर स्टडिंग एवरीथिंग फॉर एनवी। हु इज एनवी? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर की शुरुआत कहाँ से होती है? वेपर प्रेशर लोअरिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? अभी किसके साथ कंपेयर करोगे? किसके साथ कंपेयर करोगे आप? किसके साथ कंपेयर करोगे? आपके पास सॉल्यूट है, राइट, और आपके पास सॉल्वेंट है। आपने जैसे ही सोल्यूशन बनाया, किसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है? सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, मतलब सोल्यूशन ही आपका चेंज हो जाता है। इसके पहले आपके पास क्या था? सॉल्वेंट था, जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। सोल्यूट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सो ऑब्वियस आपका कंपैरिजन सॉल्वेंट है सोल्यूशन का ही होगा। सो रिमेंबर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका एक सेंटेंस तो फिक्स है, व्हेनेवर यू आर एडिंग, व्हेनेवर वी आर एडिंग सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, properties of solution will be comparable with, will be in comparison with solvent। ये बस याद रखो, आपको जो भी लिखना है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हुआ दैन दी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ दैन दी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ दैन दी सॉल्वेंट। समझा? So whenever we are adding a solute, कौन सा solute? Whenever we are adding a non-volatile solute to the solvent, its vapor pressure is lowered। इट्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सोल्यूशन की। द सोल्यूशंस वेपर प्रेशर इज लोअर दैन द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। समझा? तो अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आपके पास क्या है? यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोटिफाई कर लो, व्हाट वी हैव इज, वी हैव पीएस और ओनली पी। ठीक है, वी हैव पीएस और ओनली पी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P01, राइट। अभी कितने से चेंज हुआ बताना तो पड़ेगा ना, व्हाट इज कितने से चेंज हुआ? डेल्टा पी। किसका, किसका ज्यादा है वेपर प्रेशर? किसका ज्यादा है वेपर प्रेशर? यहाँ पे पीएस इज लेस देन P01,
समझे? समझे? पीएससी इज लेस देन, वेपर प्रेशर लोअर हो ना सोल्यूशन का, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पी नॉट वन माइनस पी इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये आपका इक्वेशन है, दिस इज द वेपर प्रेशर लोअर, this is the vapor pressure lowering. Now what is P? What is P? Total pressure P naught 1 x1 plus P naught 2 x2 and then do the derivation. ठीक है, तो क्या करते हो आप लोग यहाँ पे बताओ? Can you put the values of what is P naught 1? P naught 1 क्या है बताओ? किसी का भी P का भी पुट करो, P naught 1 का भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डिराइव करना है। देखो समझना क्या है, whenever we are dissolving, whenever we are dissolving solute to the solvent, whenever we are dissolving, जिसको समझता नहीं है मतलब कुछ भी ओपन हो रहा है वहां पे, whenever we are dissolving solute to the solvent, vapor pressure of solution is increasing than pure solvent, which means that the vapor pressure of solution is greater than vapor pressure of pure solvent. Therefore we can say the change in vapor pressure is equal to P naught 1 minus P. You can write down P1 also, वो तो गलत दिया है, P आता है वहां, okay? So as you can put the value of P का पुट करो, P naught 1 का पुट करो, जैसे आपको निकालना है निकालो, ठीक है? प्रेशर लोअरिंग सबको क्लियर हुआ? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिख ली क्या? वेपर प्रेशर तो जो भी हम बना रहे हैं हम क्या बना रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन, उसका कंपैरिजन किसके साथ है? सॉल्वेंट के साथ, क्लियर है पॉइंट? सो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, ठीक है? इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज अवर वेपर प्रेशर। Now I guess everyone is clear with the equation of Raoult's law. Now Raoult's law क्या बोलते हैं? What is Raoult's law? अभी हम जैसे हम वेपर प्रेशर निकालते हैं, राइट? तो वेपर प्रेशर निकालते हैं तो उसमें आपको कौन सा सॉल्यूट कंसीडर करना है? Normal excellent. So we have the basic Raoult's law. That is, vapor pressure of solution is equal to how much? P naught 1 x1 plus P naught 2 x2. Now point is, we are considering here a non-volatile solute, which means that its partial, its vapor pressure will be zero. नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वो वेपर्स को क्रिएट करेगा नहीं। इफ इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी वेपर्स, इट्स वेपर प्रेशर विल बी जीरो, इट मींस इट्स पार्शियल प्रेशर वी विल कंसीडर इट एज जीरो, बट उसको मोल फ्रैक्शन जीरो नहीं मिलता, ठीक है? सो हियर यू कैन पुट द वैल्यू p naught to x2 as 0, so you can say vapor pressure of solution is how much? p naught 1 x p naught 1 into x2. So you can put this equation here also, राइट? अभी यहाँ पे क्या आएगा आपका? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉरी, व्हाट इज योर डेल्टा पी? क्या है? पी नॉट वन, पी नॉट वन माइनस पी, व्हाट इज अवर पी? पी नॉट वन एक्स वन, सबको भी समझ में आ रहा है? हमारा पी क्या है? हमने यहाँ से निकाला क्या? पी नॉट वन माइनस पी नॉट वन एक्स वन। अभी हमारा क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू हाउ मच? P naught 1 into 1 minus x1. So, what do you mean by 1 minus x1? अभी यहाँ पे ये भी तो पता है, x1 plus x2 is equal to how much? 1. Addition of mole fraction is equal to how much? 1. Addition of mole fraction of solute plus solvent is equal to 1. ठीक है? So यहाँ से हम लिख सकते हो ना 1 x2 is equal to how much? 1 minus x1. ये x1 वहाँ पे रहेगा, 1 minus x1 हो जाएगा। Now see, यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या हो रहा है? P naught 1 सो यू टू रिमेंबर दिस बोथ इक्वेशन, ये दोनों भी आपको याद हो सकता है कि आपको वो क्या दे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे, हो सकता है कि आपको वो क्या दे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसमें से ये क्या है? दिस इज अवर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट,
यहाँ पे दिस इज व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हो सकता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे, डेल्टा पी दे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया तो आपको लगता है कि कुछ गलत है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज जीरो, और इसका मोल फ्रैक्शन जीरो नहीं। क्यों? जब मोल फ्रैक्शन जीरो रहता है इसका मतलब आपने सॉल्यूशन ही नहीं बनाया ना। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन उसका जीरो रहता है इसका मतलब क्या है, हमने सॉल्यूशन बनाया ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपको याद रखने हैं। इसी को आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर लोअरिंग। नाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग होने के बाद वी हैव रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, है ना। हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। अभी ये रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, पहले रिलेटिव का मतलब क्या है, हमने एक इक्वेशन निकाला था, राइट। क्या निकाला था इक्वेशन, डेल्टा p इज इक्वल टू हाउ मच, p नॉट 1 माइनस p1, डेल्टा p इज इक्वल टू हाउ मच, आई विल जस्ट कंसीडर p हियर, इज इक्वल टू हाउ मच, p नॉट 1 into 1 minus x1 is equal to p नॉट 1 into कुछ नहीं है इसमें, दिस इज द सेम रिलेशन। रिलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस समझो, वेपर प्रेशर लोअरिंग रिलेटिव रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो, वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब क्या है, जो भी वेपर प्रेशर लोअर हुआ उसको किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अभी वो इक्वेशन यहीं पे बता, अपने जाने की जरूरत नहीं है। अभी नाउ सी दिस इक्वेशन आई एम कंसीडरिंग दिस एज वन, मैं इसको रीअरेंज भी कर सकती हूँ ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू, गाइस इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, दिस इज अवर वीपीएल, ये हमारा वेपर प्रेशर लोअरिंग है। पी नॉट वन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, which is equal to mole fraction of CO2, which is equal to mole fraction of CO2, which is saying that the change in vapor pressure with respect to the vapor pressure of solvent is equal to mole fraction of CO2। मतलब किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, मास ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्टली, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका सेंटेंस आपको समझना है, दिस इज अवर change in vapor pressure, change in vapor pressure of solvent with respect to its pure solvent vapor pressure is same as x2, और शायद x2 आप लोग को पता है, सेम एज x। ठीक है, इसको कोई भूलेगा नहीं, दोनों में अलग अलग डेरिवेशंस नहीं है। अभी आपको मैंने एक बेसिक टर्म में पढ़ाया था, बेसिक टर्म में मैं आपको क्या पढ़ाया था, व्हाट इज योर मोल फ्रैक्शन। अभी आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, x2, व्हाट विल बी द फार्मूला, फार्मूला बोलो, इसके पहले वाला फार्मूला बताया था ना, 1 माइनस x1 हो गया, हाँ, n2 अपॉन n1 प्लस n2, व्हाट इज योर n2, मोलर मास, n1 w1 अपॉन मोलर मास प्लस w2 अपॉन मोलर मास। तो ये क्या है, व्हाट इज योर w दिएगा आपको लिखना है, w क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज w1, मास ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज m2, molar mass of solute, what is m1, molar mass of solvent। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, नहीं भी गड़बड़
होता है सब, ठीक है। नाउ यही है ना, क्या हुआ, सबको क्लियर हुआ ये? क्या शायद आज खत्म हो जाएगा, फिनिश आउट होने के बाद प्रीवियस और भी वेरी सुनाओ, ठीक है, क्योंकि संडे मूवी 3 आवर लेक्चर होगा ये, संडे मॉर्निंग संडे इवनिंग मोस्टली। एक तो केमिस्ट्री आपका लेसन खत्म हो गया तो पूरा केमिस्ट्री आपको कॉन्फिडेंस पे होगा। जैसे ही सर दिवाली में छुट्टी पे जाएंगे क्योंकि स्टाफ फिजिकल खत्म कर देंगे 1 तारीख तक, तो वही जाएगा, उसके बाद सर नहीं रहेंगे तो हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, फिर आपको वापस से ऑर्गेनिक में बैठना नहीं है, लेकिन नोबडी विल स्पीक इन ऑर्गेनिक डिवीजन लेक्चर्स, वो पूरा जेई लेवल पे ही होगा। और मुझे पता है अगर बच्चे स्टेट बोर्ड की लेवल पे भी करना है तो हो सकती है, कैसी हो सकती है ना। अच्छा है, हाँ नहीं होगा मेरे, तो ऐसे लोग इन सबको क्लियर हुआ ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू हाउ मच, पी नॉट वन माइनस पी नॉट वन इंटू एक्स वन, और फिर डेल्टा पी, और ये कहाँ से आया सबको क्लियर है, एज कॉस नॉट वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो हमारा डेल्टा पी क्या आया, पी नॉट वन इंटू एक्स, हमारा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर रिलेटिव वेपर प्रेशर, कुछ नहीं है, सेम इक्वेशन को उन्होंने क्या किया आगे डेरिवेट किया बस, दोनों भी इक्वेशन अलग अलग नहीं है। चलो एक्स टू फिर से बता दो, व्हाट इज योर एक्स टू, पहले ये है क्या, दिस इज योर, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सही है ना। व्हाट इज योर एक्स टू फॉर्मूला, n2 अपॉन n1 प्लस n2, अभी नहीं लगता कि n क्या है बताने की जरूरत, राइट। व्हाट इज अवर n2 गाइस, n2 का फॉर्मूला क्या है, w2 अपॉन m2, यहाँ पे w1 अपॉन m1 प्लस w2 अपॉन m2, अब मुझे बताओ व्हाट इज योर w1 एंड w2, हमारा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज m1 एंड m2, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या दिया जाता है, गिवन मास दिया जाता है, अगर मोलर मास नहीं दिया है तो कंपाउंड का फॉर्मूला तो दिया जाता है, so you have to find out the compound quantity, sorry from फॉर्मूला मास, है ना, जो हमने मोलर मास कैलकुलेशन की है, मोलर मास पता होने के लिए आपको क्या बताना चाहिए, एटॉमिक मास की कंपल्सरी वैल्यूज, ठीक है, तो वो भूलना नहीं है। तो ये आपको कवर हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बोला था, ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑन मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या आता है, हमारा इक्वेशन आता है गाइस, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू एक्स टू is nothing but delta p upon p naught 1 is equal to w2 upon m2 w1 upon
m1 प्लस w2 अपॉन m2। अभी ये जो इक्वेशन आप किसके लिए यूज करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ जाओ, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, राइट, ये पूरा W2 और पूरा लेना है, W1 भी लेना है, M1 भी लेना है। दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें आपका मास ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, जिसमें आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। समझ रहे हो? अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज फॉर मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर मोर solution. What is it first? Yes, more diluted का मतलब क्या होता है? Yes, Ashwat ji, what is diluted? बोलो, what is diluted? एग्जाम्पल दो, ठीक है। अगर मैंने तुझे उठा के तेरे पानी के टंकी में फेंक दिया, और वही तुझे उठा के पीसीएमसी के पानी के टंकी में फेंक दिया, मुझे फिर भी तो डाउट रहेगा ना कि तू दिख जाएगा। दोनों के केस में दिख जाएगा ना, तू उतर जाऊंगी मैं, तुझे उठा के मैंने समुद्र में फेंक, विच विल बी मोर डाइल्यूटेड? कौन सा मोर डाइल्यूटेड है? समुद्र, ठीक है। उसमें पानी इतना ज्यादा है कि आप क्या फ्लूइड डालते हो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर विद द पॉइंट? तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ड है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपके लेवल पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन है कि फॉर्मूला ये अप्लाई करना है या फिर मोर डाइल्यूटेड हो, ठीक है। आपको ये कहा तो समझ में आएगा, गाइडेंस में जितने भी क्वेश्चन है मैंने क्यों उसको सॉल्व करें तो समझ में आएगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगी, ठीक है। सो रिमेंबर, इन मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन solvent is in excess quantity. For more diluted solution, solvent is in excess quantity. बहुत ज्यादा पानी लगे. So can I say N1 is more than N2? आप पूरे टंकी में अगर जाके 20 ग्राम नमक फेंकते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? Will you find out what will be the change in the volume of a tank? 20 ग्राम अगर नमक डाल के आते हो तो चेक करोगे कि वहां पे वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, राइट। सो कैन आई कंसीडर दिस द सेम एज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो, इस कंडीशन में आपको N2 is nearly equals to 0 for solution. I'm saying do not consider this as a 0. हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, समझा ना? व्हाट इज योर इक्वेशन? इक्वेशन क्या बनेगा पता मुझे? डेल्टा P इज इक्वल टू हाउ मच? क्या आएगा? W2 अपॉन M2 इन अपॉन W1 अपॉन M1। क्या आएगा इक्वेशन? W2 अपॉन M2 into M1 upon W2। So you can say relative vapor pressure lowering is directly proportional to mass of solute. Relative vapor pressure lowering is directly proportional to molar mass of solvent lowering, which is constant, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? क्या ये चेंज होंगे कभी? पानी का तो मोलार मास एक चेंज होगा क्या? आप कितना भी वॉल्यूम लो, पानी का मोलार मास क्या रहने वाला? सेम ही रहने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख क्या रहेगी? डेल्टा P अपॉन राइज P01 is directly proportional to W2 अपॉन समझा? समझा? ऐसा मैंने क्यों लिखा? since M1 upon M2 will be a constant value. M1 upon M2 will be a constant value. और कभी कभी M1 upon M2 का रेशियो दिया जाता है 1:4, 2:3 in transit, ठीक है। What is W2 upon W2?
W पे अपन W1 है। What is W पे अपन W1? Mass of solute upon mass of solute. ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन आएगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mass of solute, is inversely proportional to mass of solute. समझ रहे हो? ये जो डेल्टा पी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mass of solvent. It is directly proportional to mass of solute. So this derivation is called, ये पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जबकि बहुत मोलर मास के लिए मोस्टली इसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। This will be the question. What will be the molar mass of U? ऐसा पूछते हैं। If 2 gram of any solute is dissolved in 100 gram of solvent at some level pressure, what will be the molar mass of solution? ऐसे क्वेश्चन बहुत था। Clear with the point? Now check in the textbook. यही आप पढ़ते होते देखो, तब कंडीशन देखो और मोर डायल्यूटेड फॉर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2। सही है, सही है, वेरी गुड टेक्स्टबुक। कंप्लीट में टाइम पास ना हो गया क्या? देख रहे हो सब लोग? आर यू ऑब्जर्विंग इन योर बुक? यही फॉर्मूला है, भूलोगे नहीं पक्का? ठीक है, सो शैल आई गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। नाउ कैन यू टेल मी द सेंटेंस? इसके लिए हमें जो थ्योरी लिखनी है क्या बोलेंगे हम लोग? whenever whenever क्या डिसॉल्व करते हो? व्हाट इज द प्रोसेस यू आर डूइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन? whenever non-volatile solute is dissolving in a solvent, उसके बाद क्या होता है? the boiling point of solution is in comparison to solvent, which means that the boiling point of solution is greater than boiling point of solvent. कर लोगे? किसी को कोई शक इसमें? नाउ चेक की सेंटेंस यही है, भाषा थोड़ा सा अलग रहेगा बट मीनिंग यही है। whenever we are adding or whenever we are preparing a solution of non-volatile solute, the boiling point of solution is increases than the boiling point of प्योर सॉल्ट। ठीक है, देख रहे हो सब लोग? टेक्स्ट बुक में देखो, मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है, आई एम जस्ट सेइंग दिस, उसको सुनो। लिखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी में भी लिखा है, समझ में आया? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देन? क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन whenever we are adding a non-volatile solute, then boiling point of solution is increases than boiling point of solvent. Can you understand the meaning of P naught? P naught किसका है? सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको जो जो उन्होंने वहां पे डेसिग्नेशन दिया वो उस हिसाब से कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे कीमत बोल सकते हो ना, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? टी नॉट वन भी बोल सकते हैं। व्हाट इज टीबी? व्हाट इज टीबी? दिस इज, आपको क्या दिया, किसको में क्या दिया? टीबी किसका दिया? सोल्यूशन का है, सही है ना? तो ये क्या है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स, क्या कंटेन करता है ये? एनवीएस, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन करता है, which will be directly proportional to molarity। ठीक है, या फिर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम पहले इसको लिखेंगे, व्हाट इज अवर टी नॉट टीबी माइनस टी नॉट वन। जैसे हम लोग का पीएच माइनस और टी नॉट वन माइनस पीएच क्या आया था? डेल्टा पी। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा आपका? डेल्टा टीबी आएगा। ठीक है, सो वी कैन से हियर this delta TB is directly proportional to molarity of solution. What is the molarity? Moles of solute upon yes, क्या है कमल? What is molarity?
ये समझे व्हाट इज मोलारिटी? कोई भूलना नहीं है, ठीक है। मास को स्मॉल एम में लिखते हो तो मास को याद रखो उसी तरीके से, ठीक है। सो डेल्टा टीपी इज इक्वल टू, डेल्टा टीपी इज इक्वल टू हाउ मच? केबी इनटू, व्हाट इज केबी? केबी को क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे, फिर अभी तो आएगा ही। क्लियर द पॉइंट नाउ। व्हाट इज योर मोलारिटी? क्या होता है आपका मोलारिटी? बोलो फिर से एक बार, गगन बोलो, व्हाट इज मोलारिटी? सेकंड में लगा पाया पर फालतू का लगा रहे हो। ये ज्वेल बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इज हो गया? हो गया क्या? आया ये? हाँ। यहाँ पे क्या था ये? W2 अपॉन M2 into M1 अपॉन W1, राइट। ये क्या था? व्हाट इज दिस? N2 अपॉन W1 into M1, क्या आएगा ये? व्हाट इज दिस? N2 अपॉन W1 क्या है? N2 अपॉन W1 क्या है? ठीक है, दिस इज अनदर डेरिवेशन। तो आपको अगर मोलारिटी देंगे ना तो दे विल आस्क यू द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए? तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर देते हैं आप लोग तो यहाँ पे ये देखो, दिस इज योर मोलारिटी, प्रोवाइड यू हैव टू कन्वर्ट दिस W1 in kg, जहाँ पे डायरेक्टली मोलारिटी देंगे। सो यू कैन सी दैट डेल्टा T अपॉन P नॉट 1 upon P naught 1 is equal to molarity into molar mass of solvent, and this equation is for, this is for more diluted solvent, sorry, more diluted solution। तो इक्वेशन कहीं से भी आया, आपको डेरिवेशन आना चाहिए सर, ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट कनेक्टेड, सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज द एडिशनल, कहाँ पे लिखना है इसको? मोर डाइल्यूटेड में लिखना है। क्लियर हो गया ये? What will be the, what will be the unit of this kb? kb का फॉर्मूला निकालो, kb is equal to how much? डेल्टा tb अपॉन m, या फिर डेल्टा tb अपॉन क्या आएगा? n2 into v1, ये यहाँ पे जाएगा, इसके नीचे आएगा, ठीक है। व्हाट इज दिस यूनिट? इसका यूनिट क्या है? डेल्टा टीबी का यूनिट क्या है? केल्विन। मोलारिटी का यूनिट क्या है? मोल पर केजी। केबी का यूनिट क्या है? केबी का यूनिट क्या है? केल्विन पर, सॉरी, केबी का यूनिट क्या है? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर। ना जैसे मानो हम लोग भूल गए मोलारिटी का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है तुम लोग के साथ, तुम लोग को केबी का तो यूनिट तो दिया रहेगा, क्या है यूनिट यहाँ पे? के, क्या आएगा फॉर्मूला इधर? बेटा मैं कभी ना, बट वहां पे कोई ना कोई तो कांस्टेंट वैल्यू दी रहेगी। दिस इज व्हाट केजी क्या होता है? क्या होता है? W1, राइट। ये मोल्स किसके हैं? और भी खुल के देखो, यहाँ पे मोल पर केजी क्या है आपका? मोल पर केजी क्या होता है?
मोल पर केजी क्या होता है? स्मॉल एम। तो केजी पर मोल क्या होगा? 1/m। ये क्या है? ये क्या है? 1/m ही है ना? ये क्या है? ये देखो, बहुत अच्छे से समझो इसको। मैं बहुत शॉर्ट टिक दे रही हूँ। दिस इज व्हाट? 1/m ना। तो डेल्टा टी बी अपॉन एम होता है ना। ठीक है। सो बाय यूजिंग दी elevation in boiling point constant and cryoscopic constant, you can find out the formula. मतलब आपका क्वेश्चन वहां पे भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर विद द पॉइंट? इसमें किसी को डाउट है? पक्का? शall I go फॉरवर्ड? जाऊं क्या? जोएल? ओके, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ देखो, मैंने 3 स्लाइड बना दिया। पॉइंट इक्वेशन सेंटेंस बोलो। ये सच बोलो अभी इंग्लिश मीडियम। How you will explain the present point equation? बोलो बोलो जल्दी, असते ती मूर्ति नको आहे मला असं शांत वगैरे। बोलो, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट इक्वेशन? क्या होता है उसमें? क्या होगा? नुसतं कहाणी ऐकतोस आणि बस ऐकत असतोस, तुझ्या डोक्यापर्यंत पोहोचत नाही. बोलो जल्दी. हाँ ये सारे तो बोल. इंग्लिश आपको नहीं आता है क्या? फिर एक्सप्लेन द टर्म. क्या? क्या? आदित्य क्लास. केलाचा काय संबंधच नाही. असं बोललं तर समजेल ज्यांना आदित्य क्लास. पुढे क्लासला गेला बोलावं लागेल ना. हाँ तो सलवन का सल्यूट करने क्या किया सलवन के साथ? हाँ वो बोला प्रॉपर पूर्ण सेंटेंस बोल. Then of what? फिर क्या हुआ? प्रेजेंट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का क्या हुआ? तो कल से अपन क्या बोलते थे? हाँ हाँ तो बोल इंग्लिश मीडियम. फॉरवर्ड ऑपरेशन इंग्लिश तो ये सारी थे प्रैक्टिस से बोलना सब है. सॉल्वर बस. दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो ये जो whenever वर्ड है ना वो याद कर लो. ये बहुत सिंपल है. मैंने अब बोलो. हाँ उसको लेना ही नहीं है. just tell me how you are preparing the solution. अच्छा आपको पीने के बाद कैसा लगे? पता ही नहीं है ना. जूस. जूस की बात करें मैं, कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा ना. तो क्या ठंडे के बारे में सोचोगे क्या? जूस के बारे में सोचोगे ना. सोल्यूशन बताओगे. सोल्यूशन सोल्यूशन जूस में शुगर डालना पड़ता है. ऐसे जूस के बारे में अगर सोचा तो क्या करते हो? वो सभी पाइसे से फाइनेंस में सोल्यूशन पहले बोलना पड़ेगा ना आपको. हाँ सोल्यूशन and the solvent to prepare the solution. And the freezing point the solutions between this
than the pure solvent. Then the freezing point वो भी बोलना है freezing point solvent ये pure solvent ठीक है हाँ ये असुचित अब बोलो this solution of this solution कसं बनवायचं solution कसं बनवायचं this solution this solution of the this solution of the non-volatile solution into the solvent into the solvent is the solvent of freezing point ऐसे मत बोलो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको सेंटेंस कैसे देना है the solution of solute to the solvent फिर उसमें आपको ऐड करना टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन करके समझ में आ रहा है मुझे हाँ जर मी असं केलं तर कसं होणार तसं बोल ना whenever I am adding the असं बोल ना कशाला सवय चौकली वाढणार हा बोल हा बोल 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 गेला आता संपत आलाय म्हणून म्हणावं whenever the dissolution occurs, dissolution सोडून दे. Whenever we are adding a solute, whenever we are adding a solute in the solution, the freezing point of the freezing point of the solvent increases. Solvent solution का freezing point का ठीक है तो सबको क्लियर था ठीक है क्या करना है आपको क्या करना है whenever we are adding whenever we are adding whenever we are adding a non-volatile solute solvent ठीक है then freezing point of solution decreases than the freezing point of solvent ठीक है ये भाषा नहीं लिखना है वहां क्लियर क्या होगा यहाँ पे whenever we are adding a non-volatile solute to the solvent then the freezing point of solution decreases than the freezing point of pure water क्लियर तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस है वो आपको बनाना है जिसको जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो लिख ले ठीक है देन अभी मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फैन नहीं लगाना है सो आई कैन से हियर freezing point of solution is decreases than freezing point of column which is equal to how much delta T. Again, you can say delta TF is directly proportional to molarity. What is delta TF? Delta TF is equal to K into M. What is K into M? Cryoscopic constant. Right? What is Kf? Kf is cryoscopic constant. Again, the same thing you can use from the formula. ठीक है वहां पे भी आप कर सकते हो अभी यहाँ पे देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kf यूनिट ऑफ Kf क्या आएगा केल्विन केजी पर या फिर बोल सकते हो केल्विन पर मोलारिटी समझ रहे केल्विन पर मोलारिटी उल्टा है ना उल्टा क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना डेल्टा टीएफ क्या है डेल्टा टीएफ अपॉन मोलारिटी इक्वल टू क्या आएगा के इसका यूनिट क्या आएगा केल्विन पर मोलारिटी ठीक है मोलारिटी में ये इसका यूनिट भी है और ये इसका डिनोशन भी है एम बोलते हैं ना हम लोग समझा ओके सो वी फिनिश विद द freezing point so for next osmosis what is osmosis what is osmosis होता क्या है
व्हाट इज द ऑस्मोसिस? आई नो दैट इज यूज। प्रोसेस क्या है? अगर आपने पानी लिया और ये लिखने की प्रोसेस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास टू यही है ना प्रोसेस। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द यू हैव टू स्टार्ट विद द फ्लो। ऑस्मोसिस एक फ्लोइंग प्रोसेस है। सो क्या बोलोगे यहाँ पे? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो ये ऑस्मोसिस है क्या? फ्लो ऑफ क्या है ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है। हम यहाँ पे किसको सेपरेट करते हैं? सॉल्वेंट को। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम higher concentration to lower concentration is called through a semi permeable membrane। ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स क्या है? पिग्स ब्लैडर। ठीक है। उसके बाद पोटेशियम पेरोसाइनाइड। ठीक है। ये नॉर्मल नेम है, ये कॉमन नेम है। हमने जो आईपीएससी पढ़ा है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन और आईपीएससी में। तो ये दोनों क्या है? सेमी परमेएबल। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक मिक्सचर? इसके आगे लिखा रहेगा। तो ऑस्मोटिक मिक्सचर क्या है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस तो अभी नहीं ये डेफिनेशन क्यों बोला? ठीक है। काय आहे? हाँ टिप्स ब्लॅडर आणि त्याच्यानंतर पोटॅशियम पेरोसाइनाइड। इसका नाम है पोटैशियम पेरोसाइनाइड। पोटैशियम पेरोसाइनाइड। इसका दूसरा नाम क्या है? पोटैशियम हेक्सासाइनाइड। इसकी फॉर्म अगर आए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेरिंग। व्हाट इज द वैलेंसी? 2 है ना, -6 4। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी प्लस। तो ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। हाँ right neutral as figure the pattern will go to the power figures the PCM used हो गया। now read the homework। हम लोग ये करोगे तो हम लोग 3 minutes मेरे बात तो हम हमारे please read the osmosis everyone। why you are not in the morning session? हाँ उशिरा प्लानिंग खुद नहीं राउडी नहीं है आपको। अंदर आना है तो अंदर आओ नहीं तो बाहर जाओ। अक्सर बहुत डांटने वाले हो। जिसको जिसको मॉर्निंग में बोला है उसको आना ही है। देयर इज नो एनी एक्सक्यूज। इसके बाद फेसबुक नहीं है काम करना ही नहीं। 3 बजे पता है केमिस्ट्री का लेक्चर है। मैं पागल नहीं हूँ आपको इतना पढ़ाने के लिए। तो यू हैव टू फॉलो। कौन है वो? जोएल। ऐसे भूल गया वो टाइम नहीं है अभी। हाँ कट्टर वाला है सुधार दे तू लगा। जो भी हो आपका फ्रेंड इसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड है तो भी नहीं देना याद रखना। अभी से हाँ कॉलेज मध्ये तिने त्याचं सांगायचं मला फार ओरडा बसेल म्हणून ते मैत्रीण संपर्क फार म्हणतो
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना कि इसका मतलब है लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उल्टा यहाँ इसलिए मोर डाइल्यूट, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो सब समझ। मोर डाइल्यूट का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन, टू लेस डाइल्यूट, या फिर उसको बोलोगे क्या, मोर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी ऑस्मोसिस का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ। सबके घर में कंटेनर होगा ही होगा, राइट। आप क्या करते हो, पानी लेते हो कंटेनर में, सगळ्यांना मूव माहितीये, वे निकाल के सगळे छोड़ दो इसको, ठीक है। मूव क्या होता है, मूव एक एक रात में अगर मूव भिगाते हो या फिर साबुदाना भिगाते हो तो सुबह क्या देखते हैं, मोटा कैसा, किसकी वजह से, पानी वजह से। पानी का फ्लो कैसे हो रहा है, इसकी बात प्लीज मुझे बताओ। साबुदाना किंवा कोणताही पदार्थ असते, तो उसको भिगाने के पहले उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, मतलब लेस डाइल्यूटेड, राइट। तो वो क्या है, पानी मोर डाइल्यूटेड है ना, पानी से वो कहाँ पे जा रहा है, सॉल्वेंट कहाँ से जा रहा है, पल्सेस में जा रहा है, राइट, फेस में जा रहा है। सो मोर डाइल्यूटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब मोर डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेट। So it is a spontaneous flow of solvent particles from low concentration to high concentration, या फिर more diluted to concentrated state। समझ रहे हो, ये है क्या, यहाँ पे ये जो ग्रेन है, राइट, ये ग्रेन कैसा है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ना, इसमें पानी छोड़ के सॉल्यूट ज्यादा है, राइट। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या बोलोगे आप, लो डाइल्यूटेड। ये पानी है इस साइड, यहाँ पे ये पानी है, दिस इज योर मोर डाइल्यूटेड। व्हाट डू यू मीन बाय मोर डाइल्यूटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपका जो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखोगे मोर डाइल्यूटेड solution to highly concentrated solution. What do you mean by spontaneous? What do you mean by spontaneous? अपने आप, अपने एक ऐसा मुंह है जिसको पानी नहीं लगती, क्योंकि एक बार मुंह आपने दिखा दिया तो अपने आप हो जाता है। So that is the spontaneous flow. Spontaneous का मतलब होता है अपने आप होना, ठीक है। So I guess it is there in the thermodynamics also. Spontaneous reactions and non-spontaneous reactions. तो जो रिएक्शन अपने आप होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलो, जो रिएक्शंस अपने आप नहीं होते उसको क्या बोलोगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब जिसमें आपको प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, एंथैल्पी मेंटेन करना पड़ता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आया है क्या, व्हाट कैन बी द रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट कैन बी द रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या हो सकता है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मुंह से पानी बाहर जाना,
हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, समझ रहे हो? वही मूव आपने क्या किया, बाहर निकाल छोड़ दो। साबुन वाला सबको पता है ना, साबुन पानी में तो क्या पोहा माहिती है, ज्यादा पानी हो जाता है तो क्या करते, मुझे ना क्या करते हो आप लोग, उसमें से भी पानी निकालो, उसको चाय ज्यादा पसंद है तो क्या करें, अगरबत्ती जब आप उसको फिल्टर करते हो, दैट इज नथिंग बट रिवर्स, ठीक है, चाय पहले बोल, सो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है आपको समझ में आ जाएगा। नाउअडेज एवरीवन इज अवेयर ऑफ कि पानी बहुत कम मात्रा में है, धीरे धीरे पानी का मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे है, समुद्र में है। तो समुद्र में आपके पास जो पानी है वो कैसा है, सॉल्ट गाइस, सोडियम, है ना, दैट इज व्हाट, सोडियम। अभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां पे जाके समुद्र में प्यास लगी तो पानी पी लो, पॉसिबल है क्या? सो व्हाट इज द ऑप्शन यू हैव, आप क्या करोगे, इसको मैं बोलूंगी हाई कॉन्सेंट्रेटेड, एम आई करेक्ट? अगर आपने ग्लास में थोड़ा सा नमक डाला तो पी लोगे, राइट, हाँ या ना, थोड़ा सा नमक डालोगे तो पी लोगे। मैंने बोला इतना नमक डालना है ग्लास में तो 50 ml भी हो गया क्या? अभी मैंने बोला उसमें से पानी निकाल के फिर वापस प्रोडक्शन कुछ नहीं कर सकते, रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, समुद्र का जो H2O है, ठीक है, समुद्र का जो H2O है विच इज कमिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड टू लो कॉन्सेंट्रेटेड, हाई कॉन्सेंट्रेटेड टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्या लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसमें नमक, लो कॉन्सेंट्रेशन और यू कैन से मोर राइट, यहाँ पे ही रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली यूज है। Clear with the point? Is it really possible to do this? नॉर्मल लेवल पे पॉसिबल, जैसे हम मूंग भी खाते हैं, राइट, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रिवर्स ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस पॉसिबल नहीं है। आप वहां पे गए, आपने कपड़ा रखा और आपको पानी मिल गया, कपड़े के ऊपर जैसे मानो पतले के ऊपर कपड़ा रखा, अंदर का पानी निकाला, एसपीएम भी रखा, निकालने हो गया, मिलेगा क्या ऑलवेज? क्यों? साथ ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी भी बोला था, यू हैव टू मेंटेन दी रेशियो, दैट इज योर ऑस्मोटिक रेशियो। Clear with the point? So remember guys, reverse osmosis is a नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो आपको एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट हाइड्रोस्टैटिक व्हिच इज pushing the solvent particles from higher concentration, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, हम चेक द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपीरियंस, ठीक है। सो हियर the hydrostatic pressure is forcing the solvent particle from high concentration to from high concentration to slow concentration is called, what do you mean by OP? OP क्या है हमारा, osmotic pressure. What is osmotic pressure? Qualitative property. Osmosis is reverse osmosis is not qualitative property, ठीक है। वेपर प्रेशर इज नॉट qualitative property, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको जो करने मतलब जो चेंज मिल रहा है ना वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज क्वालिटेटिव। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज ओपी कैसे दिखाते हैं, ओपी इज इक्वल टू पाई, सो पाई इज इक्वल टू
CRT। अभी ये कहाँ से आया उसको भी देखो, डी हाउ PV इज इक्वल टू NRT, P is equal to N upon V into RT. This N upon V is stands for C into R into T. C is nothing but N upon V is nothing but molarity. ठीक है, तो आपको पाई इंटू पाई इज इक्वल टू CRT के लिए मोलैरिटी दिया था, समझे? देखो वेपर प्रेशर लोअरिंग में मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर लोअरिंग में मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2, याद रखना भूलेंगे, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में मोलैरिटी, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। फ्रीजिंग पॉइंट टेंपरेचर में मोलैरिटी, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी। सो एज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी है। नाउ इसका भी आगे डेरिवेशन है, राइट? पाई इज इक्वल टू हाउ मच n अपॉन v इनटू r इनटू t। व्हाट इज n? n क्या होता है? n2 ये याद रहे, n2 is बोलो रे, व्हाट इज n2? w2 अपॉन m2 into b into r2. So you will get the equation w2 upon m2 is equal into RT upon V, will get pi is equal to one more W2 upon V, 1 upon M2 into RT upon I. Then RT. Because बच्चों को लगता है ये डेंसिटी भी, बट मास टू वॉल्यूम डेंसिटी, ये डेंसिटी नहीं है क्योंकि ये वॉल्यूम सॉल्यूट का नहीं है, ये वॉल्यूम किसका है? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी का फॉर्मूला अच्छे से समझो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज क्या हो सकता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज W2 अपॉन W2 अपॉन V2 प्लस W1 upon V1, which is mass of solution upon volume of solution। तो कोई यहाँ पे डेंसिटी मत लो, ठीक है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मत लेना, कंसीडर करने पे आपको डेंसिटी भी ले लेना, ठीक है? वो का नेक्स्ट प्रेशर में। Now qualitative properties of electrolyte. Tell me what is electrolyte? फिर से बताओ what is electrolyte? What is electrolyte? What? Donuts, ions, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन नाचने के लिए होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है? बेसिकली कैटायंस है, so guys qualitative properties of electrolytes, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, व्हाट मैंने आपको बता रही, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? कैटायन, किसको देगा? कैटायन, ठीक है? तो आपके पास इससे रिलेटेड कौन कौन है वो भी याद रखो, कौन कौन आएगा, कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे? लीन आगे, है ना? और राइट मेटल्स, उसके बाद चार, -1, -2, -3, -1, -2। उसके अलावा एसिड्स में कौन होंगे, किसके एग्जांपल्स होंगे? मिनरल आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड में कौन आता है? HCl, H2SO4, H2SO4। उसके बाद
बोलो रे, HNO3 ऑर्गेनिक में कौन आएगा? acetic acid CH3COOH. So you have to aware of all acids, bases, salts. ठीक है, सो ये जो पॉलीनेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो किसके किसके लिए है मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो दिस इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स कौन से है? एसिड्स है, देन बेसेस है, देन कोऑर्डिनेशन आयनाइजेबल कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नीचे लिखा है, ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए। एसिड्स एंड बेसिस में कौन आएगा? एसिड्स में कौन आएगा? अभी भी बताया HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, then H3PO4, phosphoric acid. What is there in bases? NaOH, KOH, CaOH more twice, then MgOH more twice, then NH4OH. बहुत सारे बेसिस आए हैं, ठीक है। आयनाइजेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल अभी एक हुआ था अपना K4, Fe, CN6, इस टाइप के, ठीक है, या फिर Fe, CN4, SO4, SO4 या फिर मतलब यहाँ पे आयन रहेगा या फिर कैटायन, ठीक है, लेफ्ट साइड कैटायन रहता है, राइट साइड एनायन। सो जो आयोनाइज होंगे वो क्या करेंगे? जो आयोनाइज होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक क्वालिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड आयन आयोनाइज का मतलब ही क्या होगा? आयंस। आयंस के लिए आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए आपको बेसिक में क्या पता होना चाहिए? डिसोसिएशन फैक्टर। व्हाट इज डिसोसिएशन फैक्टर? अल्फा। if alpha is greater than or equal to 1 तो आयनिक आ रहा है। if alpha is less than equal to 1 तो क्या रहेगा? नो। if alpha is less than 1 तो नॉन आयन। ये बेसिक थ्योरी है। और अल्फा का फॉर्मूला आपको कहाँ पे दिया है? आयनिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज अल्फा? अल्फा होता क्या है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको गाइस बेसिक डिसोसिएशन आना ही चाहिए, बस सिंपलेस्ट क्वेश्चन डिसोसिएशन के हो, ठीक है। अभी इसका डेरिवेशन आप कर लो, बैंड ऑफ फैक्टर, ठीक है, तो फिर ये कर लेना। मैं आपको बताती हूँ डिसोसिएशन व्हाट यू मीन बाय बैंड ऑफ फैक्टर। बैंड ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट आई। आपके लेवल पे क्या है? इफ आई एम राइटिंग ऑफ NaCl, ये क्या देगा आपको? Na++Cl माइनस। कितने आयंस बने? आयंस कितने बने इसके? 2। दिस इज योर मैटर, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग डाउन MgSO4, क्या बनेगा इससे? Mg+2+SO4 माइनस कितने आयंस बने? 2। What is your matter factor? 2. If you have Al2PO4 right, sorry, Al2SO4 right, क्या बना इससे? Al2 दिख रहा है आपको? Can you add this 2 plus 3? कर सकते हो ना? क्या बनेगा? 5। डिसोसिएशन करने की दिमाग लगाया। अगर आपको सल्फेट ग्रुप पता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग पता है, how you do the dissociation 12 plus 3SO4 SO4 माइनस क्या बनेगा? ये I इक्वल टू हाउ मच? कितने हैं ये? 2। कितने हैं ये? 3। कितने बनेंगे? 2 plus 3 is, तो सबसे ज्यादा क्वालिटी प्रॉपर्टी कौन देगा? एक तो इक्वल बोलते हैं। इक्वल क्वालिटी प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? MgSO4 है। ये एक्चुअली बैंड ऑफ फैक्टर, इसके ऊपर MCQ आपके लिए, ठीक है।
Now we have H3PO4. आपको सबको पता है PO4 एक अलग ग्रुप है और एक ही आयन बनेगा। इसका आयन कितना होगा? इसका आयन इक्वल टू 1। इससे कितने आयन्स बनेंगे? 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना आपको? तो जिसको डिसोसिएशन भी नहीं आता उसके लिए ही उन्होंने फॉर्मूला आपको दिया है ना, X into By is equal to, ये फॉर्मूला दिया है ना आपको डेरिवेशन में। क्यों दिया है? क्योंकि आपको बस X एंड Y आइडेंटिफाई। The same thing is there in the solubility product, the ion. Of course, X and Y समझ में आ गया, you can do this question. ठीक है? इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया है तो XA प्लस प्लस YB माइनस। अभी यहाँ पे N प्लस N जो भी रहेगा चार्जेस अभी सब X into A M प्लस प्लस Y into B N। ठीक है, क्योंकि सबके चार्जेस अलग अलग है। अगर एल्यूमिनियम पे प्लस दिए सोडियम पे +1 कर लोगे। हो गया सबको ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर। Shall I directly move for the qualitative properties? डिसोसिएशन फैक्टर चेक करो फटाफट से। आयनिक इक्विलिब्रियम में व्हाट इज अल्फा? मोल्स ऑफ, देखो सब लोग, मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स अपॉन टोटल मोल। समझ गए क्या? आपने अगर 30 ग्राम ऑफ मोल सॉल्यूट डिसोल्यूशन भी नहीं रखा, उसमें सिर्फ 20 ग्राम ही डिसोल्यूशन, इसका मतलब 10 ग्राम बचाना। इसलिए मन का क्या फायदा कि कुछ डिसॉल्व होते हैं, पार्टिकल डिसॉल्व नहीं भी हो सकते। सो दैट डिग्री ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या इसको बोलोगे आप? डिसोसिएशन फैक्टर। तो इट इज हैविंग अ रिलेशन विद Van't Hoff फैक्टर। Van't Hoff फैक्टर क्या है? क्लियरली आपको बताता है कितने डिसोसिएटेड पार्टिकल्स हैं। अल्फा आपको क्या बताता है? रेशियो बताता है, टेंटेटिव फील्ड बताता है। ठीक है, अगर मान लो जितने मोल्स डिसोसिएट हुए और जितने मोल्स आपने डाले, व्हाट विल बी अल्फा? ए डिसोसिएटेड मोल, ए डिसोसिएटेड मोल इज इक्वल टू टोटल मोल। आपका वैल्यू क्या आएगा अल्फा का? ये भी सेम है, ये भी सेम है, 1। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 किसके लिए आएगा? कंप्लीटली डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। जिस पार्टिकल्स का कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है उसका फॉर्मूला चाहिए। देखिए अल्फा की बात करें, डू नॉट मिक्स इट विद आई। मैं i इज इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू सेम अल्फा इज इक्वल टू 1। और ऐसे पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे? कंप्लीटली डिसोसिएटेड पार्टिकल। और वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कौन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? कॉपर सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब है क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएशन है, राइट? अगर मानो दूसरा कंडीशन ए, और यहाँ पे कौन कौन आएंगे वो भी लिखना। यहाँ पे कौन आएंगे? एसिड आएंगे, बेस आएंगे, एंड कौन से एसिड्स आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे आएंगे आपके न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज न्यूक्लिक HCl एंड H2SO4, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है, मतलब डाउट सेकंड, if dissociated particles, if dissociated moles is less than 14 moles, आपने 30 ग्राम डाला, 20 ग्राम ही डिसोसिएटेड, ये इसी कंडीशन में आएगा। आपने 30 ग्राम डाला, उसमें से 20 ग्राम ही डिसोसिएटेड। मैंने तो पूरा सोल्यूशन लेसन पढ़ा, बट आपका अल्फा इज इक्वल टू आ ही नहीं रहा, समझा? पूरा दिमाग में जा ही नहीं रहा, क्लियर? तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका क्या होगा? अल्फा इज लेस देन, और यहाँ तक अल्फा लेस देन 1 इज फॉर ऑर्गेनिक एसिड, and that is reversible dissociation reactions.
मुझे देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं CH3COOH is giving you CH3COO minus plus H plus मतलब ये फिर से एसोसिएट भी हो सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा तो सिर्फ समझ में आ रहा होगा ठीक है और इसी को हम क्या बोलते हैं बीटा तो कंप्लीटली आपको H प्लस नहीं दे H प्लस दे भी रहे वापस भेज भी दे रहा है ऐसे क्या कर रहा है H प्लस डोनेट भी कर रहा है और फिर से H प्लस दे भी रहा है और ये जो पार्ट है दिस इज फॉर राइट weak acids and weak bases and similarly salts also weak acids and weak bases ठीक है so this is connected with completely connected in connection with RNA ठीक है